फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सविता's क्रिएटिविटी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ मेरे सब फ्रेंड्स अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, स्वस्थ होंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सेफ होंगे। और मैं भी यहाँ पे ठीक ठाक हूँ। अभी टाइम हुआ है 6:30 इवनिंग और चाय ख़त्म करके इवनिंग का अभी आ गई हूँ आप लोग के साथ थोड़ा बात करने के लिए। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी के लिए। और आज संडे है, संडे स्पेशल सब क्या क्या किए मुझे ज़रूर बताना, अच्छा लगेगा मुझे सुनकर। और मैं कुछ स्पेशल नहीं किया, नॉर्मल जो नॉर्मल डे का रूटीन है। और अभी संडे और सैटरडे या मंडे या ट्यूसडे में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हर दिन एक जैसा ही लगता है। चलिए, सो बैंगलोर का अपडेट दे दूँ थोड़ा, वो वेदर अपडेट। वेदर आज सनी था, एक्चुअली बारिश नहीं हुई थी। सो कल रात को बहुत ठंडी थी, हम लोगों को ब्लैंकेट यूज़ करना पड़ा। आप लोगों को सुन के बहुत अलग लग रहा होगा, आश्चर्य लग रहा होगा, बट ये सच है। हम लोग पतला सा ब्लैंकेट यूज़ किए थे, कल रात को बहुत ठंडी थी। जैसे इंडिया का बाकी सब पार्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप लोग गर्मी के साथ जूझ रहे होंगे। हम बेंगलोर में एक्चुअली ये क्लाइमेट के लिए हम लोगों का ज़िंदगी थोड़ा सा आसान हो रखी है। चलिए, ज़्यादा बकबक नहीं करके मैं आज टॉपिक के ऊपर आती हूँ। मुझे जब से मैंने मेरी वीडियो में बोली हूँ कि मेरा बेटा एक्चुअली HKU में पढ़ता है, डबल मेजर करता है, जो कंप्यूटेशनल डाटा एनालिटिक्स एंड वेल्थ मैनेजमेंट को लेके। और ये सब सुनने के बाद कुछ लोगों का मेरे से क्वेश्चन था कि वो कैसा है, एक्चुअली वो यूनिवर्सिटी कैसा है, और शुभम का क्यों डिसाइड किया वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, और वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद उसको कैसे लग रहा है, उसका क्या राय है वो यूनिवर्सिटी के बारे में। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसका एडमिशन कैसे हुआ था उसमें। सो जो HKU में एडमिशन का प्रोसेस का कैसा है, और कब अप्लाई करना पड़ता है, कब उन लोगों को कब उन लोगों से ऑफर लेटर आता है, ये सब चीज़ के बारे में। सो आज मैं ट्राई करूँगी ब्रीफली आप लोगों के साथ इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए। चलिए, मैं बोल देती हूँ आपको। सो इसमें से ये सुनने के बाद आप लोगों का कुछ डाउट रहेगा तो मुझे ज़रूर बताना, मैं आप लोगों को ट्राई करूँगी आपका आंसर देने के लिए। सो अभी मैं बोलती हूँ। एक्चुअली शुभम आप लोगों को जैसे पता है बिशप कॉटन बॉयज़ स्कूल में पढ़ता था, और 10th वो 2016 में कंप्लीट किया है, 12th 2018 में कंप्लीट किया है। सो कंप्लीट करने के साथ साथ 12th करने से पहले भी जब वो 11th स्टैंडर्ड में पहले गया, तब एक्चुअली उसके स्कूल में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ उन लोगों का ये के लिए जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए आते हैं, बिशप कॉटन में भी आते हैं, उनमें बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पता चलता है और उनका एडमिशन प्रोसेस के बारे में पता चलता है, बहुत कुछ होता है। सो वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुभम एक्चुअली अटेंड किया था। बहुत सारी यूनिवर्सिटी का ब्रोशियर एंड ऑल द एडमिशन प्रोसेस के बारे में उसको पता चला था। सो वो पहले से ही बहुत छोटे से ही उसका इंटरेस्ट था बाहर का यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानना, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। और आफ्टर ऑल उसका कब से एक्चुअली ये मन में था कि वो बाहर में उसका अंडरग्रेड करे अभी, बट हमारे साथ उसका कभी भी इतना ओपनली बातचीत नहीं हुआ था इसके बारे में। जैसे नॉर्मल इंडियन पेरेंट्स का एक रहता है ना आइडिया कि जो बच्चे अच्छे पढ़ते हैं, उनका कैरियर अच्छा है, वो बच्चों को एक्चुअली हम लोग हमारे जो डिसीज़न उनको ऊपर थोप देते हैं और उनके साथ कुछ ऐसे ओपनली डिस्कस करते नहीं हैं कभी भी। और उनके लिए जो कैरियर चुनना पड़ता है वो ज़्यादातर पेरेंट्स ही कर लेते हैं। सो इसमें कोई नई बात नहीं था। शुभम का 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम ख़त्म होने के बाद शुभम आंथे जो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है आकाश का, उसको दिया था। वहाँ से उसका रैंक बहुत अच्छा था, 170 था ऑल इंडिया रैंक, और उसको जो आकाश इंस्टीट्यूट ने 95% स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन के लिए अलाउ किया था। सो शुभम का एडमिशन वहाँ पे हो गया। तब
इतना बड़ा भी नहीं था कि खुद डिसीजन ले सकें। और हम भी जैसे नॉर्मली सब लोग करते हैं कि 11th स्टैंडर्ड यहाँ पे पढ़ेगा और उसके साथ साथ IIT JEE के लिए या स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भी प्रिपेयर होगा, वही सोच के उसको वहाँ पे डाले थे। तो सब कुछ सही चल रहा था। जैसे 11th स्टैंडर्ड आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड वो स्कूल के साथ साथ आकाश का क्लास भी अटेंड करता था, बट बहुत ज़्यादा टाइट हो रखा था शेड्यूल। जैसे मंडे से फ्राइडे स्कूल का काम, स्कूल को जाना आना, स्कूल का जो असाइनमेंट रहता है, स्कूल का जो प्रोजेक्ट रहता है, वो सब करना पड़ता था। और हम लोग सिलेक्ट किए थे वीकेंड में हो जाएगा आकाश, सो सैटरडे संडे पूरा फुल डे उसको आकाश जाके क्लास अटेंड करना पड़ता था। तो आप ऐसे सोचेंगे पूरा मंडे से संडे तक उसको टाइम नहीं था खुद के लिए। एक्चुअली कभी कभी हम पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हैं, बच्चों के बारे में ज़्यादा सोच नहीं पाते हैं, और बच्चे भी पता नहीं कोई भी कारण के लिए हमारे साथ इतना ओपनली बातचीत नहीं कर पाते, उनके मन के बात जो है हमारे साथ ओपनली शेयर नहीं कर पाते हैं। सो ये सब होने के बाद एक्चुअली 11th स्टैंडर्ड जैसे आप लोगों को पता है कि वो पूरा थ्रू आउट हिज कैरियर उसका स्टैंडर्ड में टॉप करता था। तो जब वो आकाश जाने लगा, आकाश का जो टीचर्स है उन लोगों ने बोले कि अभी तुमको एक्चुअली स्कूल जाने का ज़रूरत नहीं है, तुम पूरा फोकस करो कोचिंग के ऊपर, सो दैट तुम क्रैक कर पाओगे। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी टैलेंटेड, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू क्रैक दिस थिंग एंट्रेंस, IIT JEE एंट्रेंस आप कर सकते हो। तो ये सब सुनने के बाद एक्चुअली बच्चे थोड़ा सा दुविधा में पड़ जाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करना चाहिए। जैसे शुभम का स्कूल का एक रेपुटेशन ऑलरेडी था, उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि जैसे स्कूल नहीं जाना है, स्कूल के पढ़ाई के ऊपर नज़र नहीं देना है, रेगुलरिटी मेंटेन नहीं करना है। और यहाँ पे आकाश में उनको बता गया था कि आप इसके ऊपर फोकस करोगे तो अपने आप आप लोगों का नॉर्मल जो कोर्स सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आप लोगों को सेपरेटली उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना नहीं पड़ेगा। बट एक्चुअली मैं आपको बता रही हूँ वो पूरा कम्प्लीटली अलग चीज़ है। शुभम बिशप कॉटन में ICSE सिलेबस में पढ़ता था, और यहाँ पे जो आकाश इंस्टीट्यूट में जो कोचिंग का जो सिलेबस है वो पूरा CBSE बेस्ट है। और CBSE सिलेबस एंड ICSE सिलेबस आप लोगों का शायद नॉलेज होगा, देयर इज ए हेल एंड हेवन डिफरेंस, देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन दीज टू सिलेबसेस। सो मैं जैसे आप लोगों को पता है कि उसका सब कुछ देख रेख करती थी, मैं उसके साथ बहुत एक्चुअली क्लोजली रिलेटेड थी पढ़ाई के बारे में, बाहर और बाकी सब चीज़ के बारे में भी मुझे पता था। ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म में उसको आकाश के लिए प्रिपेयर करना है और एक प्लेटफॉर्म में स्कूल के लिए प्रिपेयर करना है। जितना भी आकाश बोले कि स्कूल का छोड़ दो, इसके ऊपर फोकस करो, उसको वो डिफ़िकल्टी हो रहा था, क्योंकि इतने साल 12 साल तक उसका स्कूल में जो रेपुटेशन बिल्ड हुआ था, जो एक उसका जो रेपुटेशन था उसको ख़राब वो करना नहीं चाहता था। आप स्कूल के लिए नहीं पढ़ोगे तो स्कूल में डेफिनेटली आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। उसको भी बेयर करना, उसको भी लेना बहुत एक बड़ी बात होती है, क्योंकि हम लोग बोलेंगे हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे, उसको रेगुलर बेसिस में डील करना पड़ता था। स्कूल में टीचर्स के साथ लेबोरेटरी में भी जाओ या प्रोजेक्ट घर में करो, किसी के लिए टाइम नहीं था ना। मंडे से फ्राइडे पूरा बिजी रहता था स्कूल के लिए। सैटरडे संडे आकाश जाके आने के बाद वो लोग जो होमवर्क वगैरह देते थे उसको वीकडे में भी कंप्लीट करना पड़ता था स्कूल का काम के साथ साथ। फाइनली वो डिसाइड किया स्कूल को पूरा नहीं छोड़ सकता है, वो स्कूल को काम भी करेगा और इसका काम भी करेगा। बट हीज सिचुएशन वॉज बिकमिंग वर्स्ट डे बाई डे। 11th में फिर भी वो स्कूल पोजिशन वही फर्स्ट स्कूल का जो टॉप करता था ऑल 4 एग्जाम में। बट 12th स्टैंडर्ड के बाद एक्चुअली हम लोगों ने उसको बोले कि नहीं तो स्कूल के बारे में छोड़ दे, अभी आकाश के लिए फोकस तुझे करना पड़ेगा। वही टाइम में फोकस करना है, नहीं करेगा तो तू क्रैक नहीं कर पाएगा IIT JEE। आप इतना भी टैलेंटेड हो, आप जितना भी इंटेलिजेंट हो, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कोई एक चीज़ के ऊपर फोकस देना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप लोगों को मैं जो बोल रही हूँ, इसका मतलब एकदम ये नहीं होता कि आप कोई भी कोचिंग हो, वो आलेन हो, वो आप लोगों का फिरजी हो, या आप लोगों का आकाश हो, या बेस हो, एस हो, जितने सारे प्लेटफॉर्म है, वो लोग बोलते हैं कि आप एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करोगे तो अपने आप
वो सब हो जाएगा, बट ये पॉसिबल नहीं है। सीबीएसई के लिए शायद वो थोड़ा सा इजी है, आईसीएसई जो बच्चे आईसीएसई ये में पढ़ते हैं, सिलेबस में पढ़ते हैं, उनके लिए ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बच्चों का स्ट्रेस लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है ना, वो पेरेंट्स को खुद का मन के अंदर जो चल रहा है वो बता पाते हैं, या स्कूल का स्ट्रेस ले पाते हैं, या कोचिंग का स्ट्रेस ले पाते हैं। सो ये जो सिनारियो है मैं आप लोगों के सामने इसीलिए ला रही हूँ। वो बोलना बहुत ईजी है, बट उसको निभाना और उसको डील करना इतना ईजी नहीं है। इट माइट हैपन दैट योर चाइल्ड विल गो टू द डिप्रेशन। ये बहुत बच्चों के साथ होता है, बच्चे शेयर नहीं कर पाते, बट बच्चों के अंदर बहुत सारे तकलीफ होते हैं जो हम लोग 100% समझ नहीं पाते। सो ऐसे होते होते 12th स्टैंडर्ड में जब वो बोला कि वो करेगा, प्री बोर्ड के बाद तो एकदम नहीं पढ़ेगा वो स्कूल के लिए और कोचिंग के लिए ही देखेगा। सो इसके अंदर क्या हुआ था ना, एक्चुअली ये जो बाहर यूनिवर्सिटी, बाहर का जो यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे आप लोगों को पता है कि यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, सिंगापुर है, एंड आपका जो हांगकांग है, ये सब यूनिवर्सिटीज़ का एक अर्ली बर्ड एडमिशन प्रोसेस होता है जो स्टार्ट होता है अगस्त में। सो अगस्त सितंबर अक्टूबर अर्ली बर्ड जो बच्चे फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं, और वो एप्लीकेशन ख़त्म होता है 3 महीने के बाद, और उसके बाद सेकेंड फेज बच्चे भी अप्लाई करते हैं जो स्टार्ट होता है नवंबर दिसंबर जनवरी, ये 3 महीना। सो आप लोगों को बोल के रख दूँ, जिसके बच्चे एक्चुअली बाहर यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं, वो अगस्त महीने में इंटरनेट में सर्च करें और अप्लाई कर दें। जैसे बहुत सारे क्राइटेरिया होता है, हर कोई कंट्री का जो एडमिशन क्राइटेरिया वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। जो एशियन कंट्रीज़ है जैसे सिंगापुर और हांगकांग का एडमिशन क्राइटेरिया बहुत अकेडमिक्स एंड नॉन अकेडमिक्स के ऊपर फोकस है, और उनका फाइनल डिसीजन होता है जब आप बोर्ड एग्ज़ाम 90% एंड अबव रखोगे वो कंसिडर करेंगे, नहीं तो रिजेक्शन लेटर वो लोग भेज देते हैं। उनका खुद का एक्सेसिबिलिटी रहता है बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट के ऊपर, वो यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली जाके वहाँ से आपका परसेंटेज लेते हैं। ऑल टोटल 95% एंड अबव, एंड इंडिविजुअल सब्जेक्ट में पीसीएम जो होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स एंड इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट में इंडिविजुअली आप लोगों को 95% सिक्योर करना पड़ता है। फिर आप लोगों को फाइनल लेटर आएगा, तो उसके बाद फाइनल ऑफर लेटर आता है, अदरवाइज वो रिजेक्शन लेटर भेज देते हैं। सो बाकी जो कंट्री है जैसे यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे होता है कि आप लोग आपका रेज्यूमे दिए, एडमिशन फॉर्म फिलअप करने के साथ साथ आपका रेज्यूमे एक बार सिलेक्ट हो गया तो सिलेक्ट हो गया, नाउ यू आर द स्टूडेंट ऑफ दोज यूनिवर्सिटीज़, यू डोंट हैव टू वेट फॉर योर बोर्ड एग्जाम रिजल्ट्स टू कम। सो बट ऐसे मैंने सुबह जिस दिन बोला, एक दिन सुबह मुझे बोला कि मुझे अप्लाई करना है ये सब यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि मेरा रेज्यूमे बहुत मैं एक एक्सेलेंट रेज्यूमे मेरे लिए क्रिएट की हूँ, मुझे अप्लाई करना है और मुझे देखना है मुझे ऑफर लेटर आता है कि नहीं आता है, तो ये मेरे लिए एक सेटिस्फेक्शन होगा कि आई हैव गॉट द ऑफर लेटर फ्रॉम द गुड यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। सो उसको पता था कि मम्मी पापा अपोज करेंगे बाहर एडमिशन के लिए, सो हम वो खुल के भी बोल नहीं सकता था ये चीज़, बट हमारा परमिशन चाहता था कि अप्लाई करने के लिए। मेरा तो पाँव के नीचे से ज़मीन टूट गई, मैंने उसको फाइनली हम लोग बहुत सोचे और उसके बाद उसको एक्चुअली परमिशन दिए अप्लाई करने के लिए, बट हम लोग स्ट्रिक्टली हम लोग उसको बोले थे कि नॉट इन यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस, इतना दूर हम छोड़ नहीं पाएंगे, तो एशियन कंट्रीज़ में अप्लाई करना है तो करो। अभी एशियन कंट्रीज सिंगापुर में जैसे आप लोगों को पता है एनयूएस है और एनटीयू है, और ये में हांगकांग में सिटी यूनिवर्सिटी है, एंड HKUST है, हांगकांग इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड HKU है जो हांगकांग यूनिवर्सिटी है। ये 5 इंस्टीट्यूट में वो अप्लाई किया था। सो अप्लाई करने के बाद ऐसे चल रहा था जैसे उसका प्री बोर्ड चलता था। प्री बोर्ड के अंदर हम लोग एक्चुअली वी गॉट द फर्स्ट ऑफर लेटर फ्रॉम HKUST, हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, विथ 100% स्कॉलरशिप
शुभम के लिए। एंड आवर जॉय एक्चुअली न्यू नो बाउंड्स, वी आर वेरी हैप्पी। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इतने जल्दी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे आप लोगों को मैंने बोला, हम लोग का कोई इरादा तब नहीं था उसको बाहर भेजने के लिए, बट उसका मन का शांति के लिए हम लोग उसको अपोज नहीं किए थे। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी फॉर सम रीजन, आई वॉज वेरी हैप्पी, आदित्य वॉज वेरी हैप्पी। सो घर आने के बाद एक्चुअली जब वो ऑफर लेटर दिखाया ना, हम लोग को लगा कि एक्चुअली ही डिजर्व्स इट, ही डिजर्व्स इट। हम लोग उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते नहीं जाने के लिए, या हम लोग उसको बोले कि अच्छा ठीक है। अभी उन लोगों का यूनिवर्सिटी का एक रूल रहता है कि ऑफर लेटर जब मिलता है विद इन 3 weeks यू हैव टू ब्लॉक द सीट। इफ़ यू डोंट ब्लॉक द सीट देन दे विल नॉट कंसिडर यू एट ऑल, वो सीट दूसरा किसी को चला जाएगा। सो फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया वी हैव टू ब्लॉक द सीट एंड वी ब्लॉक द सीट। बट साइमल्टेनियसली लग रहा था कि एनटीयू भी है एंड एचकेयू भी है। एचकेयू वो ज़्यादा चाहता था कंपेयर टू एचकेयू एसटी। एचकेयू के हम लोग मेल लिखे कि जल्दी बताने के लिए उसका रेज्यूमे सिलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ है, बट वो लोग कोई रिप्लाई नहीं दिए। हम लोगों ने जहाँ एचकेयू एसटी में जब सीट बुक कर दिए, विद इन 4 days वी गॉट द ऑफर फ्रॉम एचकेयू. He was very lucky to get the admission offer letter with 100% scholarship from both the universities, and actually I was in the top of the heaven. I was very happy क्योंकि उसका एफर्ट मुझे दिखता था, वो बहुत एफर्ट दे के खुद का रेज्यूमे इतना अच्छा किया था, बोथ एकेडमिक्स एंड नॉन एकेडमिक्स पार्ट में। सो उसके बाद क्या हुआ ना, एनटीयू का एडमिशन का जो ऑफर लेटर उसको मिला था वो बहुत लेट हो गया था। हम लोगों ने ये दोनों यूनिवर्सिटी को कंसिडर किए थे। उसके बाद क्या हुआ ना, प्री बोर्ड चल रहा था। अभी ये जो यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए वन हैज़ टू डू वेरी वेल इन द बोर्ड एग्जाम, 12th बोर्ड एग्जाम। जैसे मैंने आप लोगों को बोला 95% एंड अबव मिनिमम रखना चाहिए, अदरवाइज हीज ऑफर लेटर जो इंस्टेंट ऑफर लेटर उसको मिला था दैट विल बी रिजेक्टेड। सो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक वो तो आकाश के लिए पढ़ता था। हम लोगों ने उसको बोले कि ओनली 20 days वर लेफ्ट फॉर द फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट होने के लिए। वही 20 days के अंदर उसको प्रिपेयर करके पूरा फोकस करके उसमें करना है। क्यों करना है, बाई चांस नहीं, उसको वहाँ पे जाना है, तो ये परसेंटेज उसको मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज ही विल नॉट बी सिलेक्टेड। ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी एक्चुअली वो ऑफर पाने के बाद। एंड ऐसा डिसाइड हुआ कि वो जाएगा सब्जेक्ट टू कंडीशन, उन लोगों का जो क्राइटेरिया है वो उसको फुलफिल कर पाएगा। तो 20 days में शुभम प्रिपेयर किया as much as he could, and he got 95% and above in his board exam, and he finally got his final offer letter from all the 4 universities, but he wanted to join HKU. ये था शुभम का चीज़। जो चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, जैसे एडमिशन का प्रोसेस मैंने आप लोगों को बोला कि महीना मैंने आप लोगों को बोला अप्लाई करने के लिए, वैसे बहुत सारे चीज़ है जैसे जिसके ऊपर थोड़ा सा मैं आप लोगों को बोल दूँ। ये सब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के टाइम आप लोगों को एकेडमिकली प्रूफ करना पड़ता है कि आप लोगों को टिल 11th पूरा परफॉर्मेंस कैसा हुआ है विथ प्रूफ, दैट मीन्स विथ द मार्कशीट। उसके बाद पूरा जो कैरियर है स्कूलिंग का सब कुछ डिटेल्स में उन लोगों को देना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट नॉन एकेडमिक्स पार्ट ऑफ इट इज़ वेरी वेरी टफ। जैसे आप लोगों को इंटरनेशनल लेवल में क्या परफॉर्मेंस है, नेशनल लेवल में क्या परफॉर्मेंस है, स्टेट लेवल में क्या परफॉर्मेंस है, स्कूल लेवल में क्या परफॉर्मेंस है, सब कुछ को एक मिला के एक एक्चुअली कवर लेटर बनाना पड़ता है जिसको सबमिट करना पड़ता है। आप लोगों को पता होगा वो एक्चुअली बहुत अच्छा होना चाहिए। वो चीज़ शुभम के लिए भगवान का देन था। शुभम बहुत पहले से ये सब चीज़ में बहुत स्ट्रांग था, इसलिए उसका रेज्यूमे सिलेक्ट हुआ। इसलिए मेरे ये वीडियो की तरफ से मैं जो आप लोगों को बताना चाहती हूँ, बच्चों के बारे में हम थोड़ा समझे, बच्चे क्या करना चाहते हैं पहले से उनके साथ डिस्कस करें, ना कि हमारे डिसीजन उसके ऊपर जोर ज़बरदस्त करके थोप दें। ये
दोनों के लिए सही होगा, पेरेंट्स के लिए भी सही होगा, बच्चों के लिए भी सही होगा। ऐसा हो नहीं सकता है कि आप डॉक्टर है या इंजीनियर है, आपका बेटा या बेटी डॉक्टर बनेगी या बनेगा या इंजीनियर बनेगी या बनेगा। हर बच्चे डिफरेंट होते हैं, हर बच्चों का जो यूनिकनेस वो भी डिफरेंट होता है। बच्चों के बारे में हम लोग जो डिसीजन ले लेते हैं विदाउट इंटरेक्टिंग विद द चाइल्ड, विदाउट नोइंग व्हाट शी और ही वांट्स, ये बहुत एक भूल डिसीजन है। शुभम के एडमिशन के टाइम मैंने सीखा। एक्चुअली क्या होता है ना, बच्चे जो चीज़ चाहते हैं वो चीज़ उन लोगों को मिल जाता है तो दे विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स, ना कि हम ज़बरदस्ती जो चीज़ उनके ऊपर थोप दें उसमें बच्चों का जो डेवलपमेंट वो सप्रेस हो जाता है। सो इतना था। उसके ये जो एनुअल फ़ी है यूनिवर्सिटी का, कितना एक्सपेंडिचर लगता है, और फाइनली शुभम वहाँ पे जाके आज बहुत खुश है। ही इज़ डूइंग वेल, ही इज़ लाइक मेंटेनिंग हिज कैरियर। सब कुछ सही है भगवान के दया से, भगवान के आशीर्वाद से। एंड मैं भगवान के पास प्रार्थना करती हूँ वो अभी थर्ड ईयर में है, बाकी जो टाइम है वो भी सही तरीके से कट जाए। एंड वी आर वेरी हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी, एंड मोर इम्पोर्टेंटली शुभम इज़ वेरी 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 हैप्पी। इसलिए मेरा जो पेरेंट्स का सबको एक रिक्वेस्ट है, पर्टिकुलरली जिनके बच्चे 11th स्टैंडर्ड में है, आप प्लीज़ बच्चों के साथ बात कीजिएगा, उनको क्या चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा सोचिएगा और बात कीजिएगा उसके साथ। तो हर चीज़ इजी रह जाएगा। मैं ऐसा चीज़ क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि शुभम को 2 नाव में पाँव दे के बहुत डिफ़िकल्टी हुआ। पहले से हम लोग राजी नहीं होते, जैसे हम लोग बोले कि नहीं तू एशियन कंट्री में ही अप्लाई कर, बाहर यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूएस में हम लोग तुझे नहीं छोड़ेंगे। बच्चे मजबूर हो जाते हैं, वो पेरेंट्स के ऊपर ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते हैं। पहले उसका मन था, वो हमारे साथ इजीली डिस्कस कर सकता था, तो हम लोग उसको आकाश में नहीं छोड़ते थे। सो 95% एंड अबव सिक्योर करने के लिए उसको लास्ट 20 दिन में जो तकलीफ लेना पड़ा, जो करनी पड़ी और वो जो झेला, वो झेलना नहीं पड़ता। ही इज अ स्टूडेंट हु कैन इजीली गेट 99% इन 12th बोर्ड। इजीली हो सकता था, क्योंकि इंटेंशन क्लियर हो तो रास्ता क्लियर हो जाती है और बच्चों को उसको आजमाने के लिए बहुत इजी हो जाता है। आज का वीडियो इतना ही। उसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे, वाई गो टू अब्रॉड फॉर अंडरग्रेड कोर्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मन में एक क्वेश्चन है, बच्चे छोटे रहते हैं, उनको अंडरग्रेड के लिए बाहर भेजना सही है या नहीं है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग चाहेंगे तो। आज के लिए उतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना और शेयर करना आप लोगों के फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, और इसको शेयर करना। और आप लोग इसको सब्सक्राइब कर देना चैनल में नए हैं तो। फिर मिलेंगे बहुत जल्द और एक नया वीडियो के साथ एंड नया रेसिपी के साथ और कुछ डेकर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्टे। फ्रेंड्स, मैं सभी तो स्वागत करती हूँ आप लोगों को मेरे किचन में। आज बनाएंगे एक मिक्स्ड वेज, जिसको चना दाल के साथ, जिसको उड़िया में घंटा तरकारी बोलते हैं। इसके लिए प्रिपरेशन ऐसा है, चना दाल को धो के रखिए, थोड़ा सा उसमें जितना सारा सब्जी है आपके पास उसको क्यूब शेप में काट के डाल दीजिएगा, और नमक, थोड़ा सा हल्दी देके इसको कुकर में 2 सीटी हम मारेंगे। और बाकी का जो प्रिपरेशन है, ये सब्जी में मैंने डाली, और एक बार बोल देती हूँ, आलू, बैंगन, देन पम्पकिन, देन बीन्स, गाजर एंड रेडिश एंड थोड़ा सा ग्रीन मटर। आप आपके को जो सब्जी अच्छा लगता है उसमें डाल सकते हैं। दाल और सब्जी को जैसे मैंने बोला, थोड़ा सा नमक, हल्दी और थोड़ा चिली पाउडर दे के कुकर में सीटी मार देते हैं। उसके बाद क्या होता है ना, यहाँ पे जो प्रिपरेशन है उसमें हम लेंगे रेड चिल्ली, थोड़ा सा पंचफोरन, थोड़ा सा स्क्रैप्ड कोकोनट एंड ग्रेट किया हुआ अदरक, इतना ही चाहिए, और थोड़ा सा घी चाहिए हम लोगों को। अभी इसको जो वेजिटेबल और दाल है, इसको कुकर में सीटी मारने के टाइम एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये जैसे ज़्यादा गल न जाए। सो ज़्यादा गल जाने से उसका टेक्सचर ख़राब हो जाएगा और उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। इसमें और एक चीज़ डालते हैं जो द्विगुना करेगा उसका टेस्ट को, वो है बड़ी है, उसको थोड़ा सा फ्राई करके रख देते हैं। अभी 2 सीटी बजाने के बाद ऐसे लगता है सब्जी। उसके बाद हम उसमें स्क्रैप्ड किया हुआ कोकोनट डालेंगे और ग्रेटेड अदरक डालेंगे। उसके बाद हम उसमें डालेंगे और क्या, जो फ्रोज़न मटर, ये फ्रोज़न मटर है इसलिए मैं लास्ट को डालती हूँ। आप लोग
रॉ मटर यूज़ करेंगे तो पहले डाल दीजिएगा। उसके बाद जो बड़ी है, बड़ी को उसमें डाल दीजिएगा। डालने के बाद उसको 2 से 3 मिनट फ्लेम को मीडियम करके चूल्हा के ऊपर उसको थोड़ा सा पकने दीजिए, उसको थोड़ा कुक होना दीजिए, सो दैट द रॉ स्मेल नारियल का और अदरक का चला जाएगा। अभी ये गर्मा गर्म सब्जी तैयार है, उसके ऊपर आप सिंपली थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और रेड मिर्ची का पाउडर डालेंगे टेस्ट के लिए, और 1 स्पून देसी घी डालेंगे फ्लेवरिंग के लिए। और उसके बाद जो फाइनल ट्विस्ट है वो है बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। और एक चीज़ भी आप कर सकते हैं, इसको लास्ट में एक छोंक दे सकते हैं घी, रेड चिली, होल रेड चिली, हींग और थोड़ा सा 5 फोरन के साथ। मैंने वो लास्ट वाला छोंक नहीं दिया क्योंकि मुझे ऐसे चीज़ पसंद है, ऐसे वाला विदाउट छोंक वाला। आप उसमें छोंक देंगे तो इसका जो स्वाद है, उसका जो टेस्ट है दुगना हो जाएगा। इसको हमारे उड़ीसा में घंटे तरकारी बोलते हैं। आप लोग प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसा लगा।